दोस्तों, हम सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जीवन में पैसे की अहमियत क्या है। और आज हर व्यक्ति अपने जीवन में इतनी भागदौड़ सिर्फ पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर आम आदमी अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। मगर फिर एक ऐसा पल भी आता है जब वो थक कर हार मान जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी दौलतमंद बनने का उसका सपना ऐसे टूटता है मानो किसी ने समंदर के किनारे रेत का महल बनाया हो और पानी की एक लहर ने उस महल को धराशायी कर दिया हो। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास दौलत की खान है। ये वो लोग हैं जिनको खर्च करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। अगर भारत की बात करें तो इनमें रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने भी अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल जीरो से की थी। तो ऐसी कौन सी खास बात थी, ऐसी कौन सी खास समझ थी जो इन लोगों के पास थी और इन्होंने अपने आप को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज दुनिया इन्हें झुक झुक कर सलाम करती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नियमों को समझाती है मैरी हंट द्वारा लिखी गई किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। वैसे तो इस किताब के नाम से ही ये बात समझ में आ जाती है कि इस किताब में मैरी हंट जरूर कुछ ऐसे नियमों की बात कर रही होंगी जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर कोई भी आम व्यक्ति खास बन सकता है और अपने अमीर होने के सपने को पूरा कर सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो जीवन की खूबसूरती को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अमीर बनने के रहस्य की तलाश में हैं। तो दोस्तों, आज कुकू एफएम पर हम उसी रहस्य को आपके साथ साझा करेंगे जिसको जानने के बाद आप भी धन कमाने के नियम जान पाएंगे। और ये नियम इतने सिंपल हैं कि इनको फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि दरअसल कुछ लोग अपनी समझ और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रूल्स ऑफ मनी को समझ जाते हैं, जिससे उन्हें एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है जो उन्हें दौलत कमाने और जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करता है। अपनी इस किताब के जरिए मैरी हंट बताती हैं कि आप क्यों नहीं सोचते कि अमीर बनने के लिए डिग्री कोई मायने नहीं रखती, बल्कि आपके जीवन में आपको अमीर बनने के लिए डिग्री वाली पढ़ाई से भी बढ़कर आना ज्यादा जरूरी है और उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। हमने अक्सर लोगों को ये बात करते सुना है कि जीवन में हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ही सब कुछ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? अगर नहीं तो चलिए मैरी हंट की इस किताब से हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सुबह सोकर उठे और आप जानते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस भी एकदम मुफ्त हैं, बल्कि आपके जितने भी गोल्स या डिजायर्स हैं वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको और काम करने की जरूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए सुनते हैं धन के नियम सिखाने वाली उस विश्व प्रसिद्ध किताब की समरी, जिसमें दौलत कमाने के 7 आसान तरीके बताए गए हैं। यकीन कीजिए, अगर आप इन नियमों को समझ गए तो जीवन की 80% चिंताएं छू मंतर हो जाएंगी और आप हो जाएंगे फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट। दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होते हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर्स असफलता के। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन्स पर बात की गई है, जिनमें से कुछ लेसन्स हमें निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं और कुछ लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। ये लेसन्स सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो पैसा कमाने के नियमों को समझना चाहता है। तो इस ऑडियो बुक समरी के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी खास इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी बहुत जरूरी है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है
और कैसे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अमीर बना जा सकता है। पैसे की कीमत। मैरी हंट ने अपनी किताब 7 मनी रूल्स ऑफ लाइफ में बहुत ही खूबसूरती से पैसे की अहमियत को समझाते हुए बताया है कि पैसे का अपना एक रूल होता है। ये रूल एकदम ऐसा है जो किसी स्कूली शिक्षा या किताबों को पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। अगर कोई अपने जीवन में पैसे के नियम को समझ लेता है तो वो अपने जीवन के मूल्यों, सिद्धांतों को समझ पाने में ज्यादा कैपेबल होता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपनी फाइनेंशियल नेसेसिटीज को आसानी से पूरा कर सकता है। वहीं इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसे के रूल्स को समझने से चूक जाता है तो वो कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता और सारी उम्र दूसरों के हाथ ताकता रहता है। मैरी हंट इस किताब में ये समझाना चाहती हैं कि यदि आपकी समस्या पैसा है तो इस मुश्किल का हल पैसे से नहीं हो सकता, क्योंकि जो समस्या है वही हल कैसे साबित हो सकती है। इसलिए पैसे का गुलाम बनने के बजाय उसके मास्टर बनना सीखें। वही जब व्यक्ति पैसे को अपने नियंत्रण में कर लेता है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के पथ पर आगे चल पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति को खुद के अनुभव से ही पैसे का सही उपयोग समझ में आता है। कभी कभी लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जैसे शब्दों को अच्छे से समझते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने मजबूत इरादों की नींव भी रखते हैं। लेकिन बिना किसी जानकारी के अक्सर ये नींव कभी कभार खोखली भी रह जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति के हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। मैरी हंट द्वारा लिखी गई इस किताब में यह भी समझाया गया है कि अगर आपके अंदर बहुत मात्रा में पैसा बनाने की योग्यता है, यानी एबिलिटी ऑफ मनी मेकिंग एंड मैनेजमेंट है, तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं और अपने सारे पैसों को अच्छे से संभाल कर मैनेज भी कर सकते हैं। और याद रखिए कि आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, आपके खर्च करने की आदत बनाती है। मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इग्नोरेंस को समझाने के लिए मैरी हंट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक सर्वे की बात की है। इस सर्वे में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने यह पाया कि लगभग अमेरिका के 2/3 लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं समझते। कुछ ऐसे भी हैं जिनको फाइनेंशियल इग्नोरेंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो लोग ये तक नहीं जानते कि उनके पास मौजूद क्रेडिट कार्ड काम कैसे करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंश्योरेंस लेते वक्त उस डॉक्यूमेंट पर लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशंस तक को नहीं जानते। वो लोग ये नहीं जानते कि अगर उनके पास कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है या फिर उन्होंने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो वो उसके ब्याज किस दर पर भुगतान कर रहे हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उधार लेते हैं, लेकिन अमेरिकी सर्वे में हार्वर्ड स्कूल को ये पता चला कि जो लोग उधार की प्रक्रिया में आते हैं उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उनका ब्याज किस दर पर चल रहा है। मैरी हंट का कहना है कि अगर ये लोग ये समझ जाएं कि वो लिए गए उधार की ब्याज दर पर 20% तक कम कर सकते हैं तो उनकी उधार की आधे से ज्यादा समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगी। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से बड़ी ही सरलता के साथ समझाते हुए बताया है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम्स पैसों पर आकर अटक जाती है और उसे लगता है कि शायद वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सकें। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असल वजह मनी मैनेजमेंट का ना होना है। दरअसल मनी मैनेजमेंट हमारे खर्चे और बचत का एक कॉम्बिनेशन होता है। जो इसे समझ जाता है वो अपनी ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर लेता है और जो नहीं समझ पाता वो पूरी लाइफ अपनी इनकम को या किस्मत को जिम्मेदार ठहराता रहता है। आपने बचपन से कहावत तो सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है, मगर ये कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया गया हो, नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है। इसलिए समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी विषय बन गया है और लोग भी इसकी जरूरत बखूबी समझते हैं। मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट में आप अपनी आमदनी के अनुसार अपने खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार मैनेज करते हैं ताकि वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में भी आपको पैसों की समस्या ना आए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस एपिसोड में हम मैरी हंट द्वारा साझा किए गए
बहुत ही अहम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये काफी अटपटा सा भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो ये काफी काम की चीज साबित हो सकती है। दोस्तों, मेरी हंट ने इस किताब में बताया है कि इंसान का बुद्धिमान होना और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन में सफल होना ये दोनों अलग बातें हैं। सफलता अगर बिना असफलता के मिली हो तो वो सफलता बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी होती है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए सारी दुनिया का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता, केवल पैसा कैसे कमाना है इसके नियम जानना जरूरी होता है। दुनिया में कई बार हमने बुद्धिजीवी लोगों को फाइनेंशियल रूप से संघर्ष करते देखा है, इसलिए कई बार सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। हमारा फाइनेंशियल क्षेत्र में बुद्धिमान होना ये विषय लिखने का कारण कई बार ये सवाल मेरा भी होता था कि ऐसे कैसे होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति पैसे के लिए संघर्ष करता है और दूसरी तरफ औसतन व्यक्ति फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होता है। तो इसी बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए कुछ लोग विशेषताएं या कुछ अलग विशेषताएं होनी होती हैं जो हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति में नहीं होती। जब हम सफल व्यक्तियों के बारे में किताबें और इंटरव्यू देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वो सफल क्यों हुए, इसका सही कारण उन्हें भी नहीं पता होता। कुछ ऐसी आदतें उनमें होती हैं जो सफलता का सूत्र बन जाती हैं और उनका माइंडसेट उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा सहयोग देता है। इसलिए जो लेखक सफल व्यक्तियों पर किताबें लिखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सफलता का क्या राज है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी फाइनेंशियल व्यवहारों में माहिर बन जाना और सही समय पर सही निर्णय लेना जिससे फाइनेंशियल सफलता मिल जाती है, फिर चाहे वो बिजनेस हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो। इसलिए ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिससे आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझने का चांस मिले, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही हमारे फाइनेंसेस मेंटेन हो सकते हैं और हम सफल बन सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना ही उसे निरंतर संभाले रखना भी मुश्किल काम होता है। उसे योजना बनाकर बढ़ाना और टिकाए रखना, इसी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया की सारी जानकारी होना जरूरी नहीं होता। और हाँ, अमीर बनने के लिए बुद्धिजीवी होना जरूरी नहीं होता। इसके उदाहरण देखिए तो हेनरी फोर्ड हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी हो, ये कोई दुनिया के जाने माने बुद्धिजीवी नहीं थे, मगर उन्हें पैसे कैसे कमाना है ये अच्छी तरह से मालूम था। कई बार हमारे सामने ये सवाल आता है कि कुछ बहुत कम पढ़े लिखे लोग और कुछ पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल क्यों होते हैं। ज्यादातर लोग जीवन में पैसे के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, यही बचपन से सिखाया जाता है। अच्छी नौकरी पाने से हम फाइनेंशियल दृष्टि से सुरक्षित बन जाते हैं और उसमें भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारे बुढ़ापे की समस्या खत्म हो जाती है। ये धारणा समाज में एकदम खुल चुकी है और सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। इसलिए हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि शिक्षा अच्छी नौकरी पाने के लिए होती है। अगर भारत की बात करें तो ज्यादा पॉपुलेशन तथा अप्रासंगिक शिक्षा प्रणाली, इसकी वजह से जितने भी ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं वो मार्केट के लिए परफेक्ट नहीं होते और वो अगर शुरुआती दिनों में फाइनेंशियल रूप से सफल नहीं हुए तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग मजबूरी में कोई भी नौकरी अपना लेते हैं और अपना जीवन औसतन बसर करते हैं। मैरी हंट के द्वारा ये बातें समझाने का कारण हमें जीवन में फाइनेंशियल रूप से कैसे सक्षम होना है ये शिक्षा प्रणाली नहीं सिखाती तथा समाज में जो लोगों को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सफल होना है ये समझाने वाले लोग बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। इसलिए हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समाज में जो मान्यताएं होती हैं वैसे ही चलते हैं, जिसमें सेविंग करना, ज्यादा जोखिम नहीं लेना, सुरक्षित नौकरी करना, पैसे के लिए काम करना, ऐसे ही कई तरह की धारणाओं के साथ हम जीते हैं। आज लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जरूरी नहीं समझते, पर यह बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो ये ढेर सारी दौलत बना सकता है। वहीं अप्रशिक्षित दिमाग हमें गरीबी में धकेल सकता है, जो पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। लेखक के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 टेक्निकल स्किल्स से मिलकर बनती है। अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल लिटरेसी या
नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। इन्वेस्टिंग ये पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। द लॉ यानी कि अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं। दुनिया में आपको हर दिन जिंदगी के सुनहरे अवसर मिलते रहते हैं जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, पर वो हमेशा होते हैं। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने से ही आप इन छुपे हुए मौकों को देख पाएंगे और अच्छे सौदों और बुरे सौदों में फर्क कर पाएंगे। कम खर्च करने से मिलेगी राहत। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से पैसा बचाने का एक बहुत आसान रूल बताया है। इस रूल को हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस रूल को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो रूल क्या है? अब जाहिर सी बात है, पैसा बचाने के नाम पर सबके दिमाग में पहला ख्याल आएगा बचत करने का, लेकिन ये बचत होगी कैसे? तो इसके लिए हंट ने बताया है कि हम लोगों को अपने खर्चे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जानते हैं कि आमतौर पर सभी अपने खर्चों की पेमेंट पहले करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे सेविंग के तौर पर रखते हैं। इस आदत को एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना कहते हैं। अब हम आपको एक अलग तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं सेविंग बजट को मेंटेन करना। एक्सपेंस बजट से भले ही आप अपनी खरीदारी को कम कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के दौरान एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पहले ही अपनी सेविंग का 15 से 25% हिस्सा बचत के तौर पर अलग कर लें। इस पैसे को आप अपनी समझदारी के हिसाब से निवेश करें। इससे आपके पास खर्चों के तौर पर सैलरी का सिर्फ 75 से 85% हिस्सा ही बचेगा। इस रकम में से आप सबसे पहले अपने फिक्स्ड खर्चे जैसे रेंट, EMI या प्रीमियम का भुगतान करें। इसके बाद बचे हुए हिस्से को आप शॉपिंग या अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों में कमाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सोच समझ कर खर्चा करने और बचत से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इस तरीके को अपनाएंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही पैसा बचाना और निवेश करना भी जरूरी है। आप आज सैलरी को कैसे खर्च करते हैं, इससे ये पता चलता है कि आप भविष्य में अपनी सैलरी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सोचना गलत है कि जब आप ज्यादा पैसे कमाएंगे तब बचत करना शुरू करेंगे, या फिर अभी आप ज्यादा नहीं कमाते हैं तो पहले ज्यादा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। इसकी बजाय आप हर महीने कुछ न कुछ बचाने की सोचिए, चाहे वो छोटी रकम ही क्यों ना हो। भविष्य में एक एक रुपया काम आएगा, इसलिए आज से ही बचाना शुरू करें, क्योंकि सेविंग करने का कोई सही समय नहीं होता है। आज युवाओं को निवेश या बचत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समझौता लगता है। हो सकता है शुरुआत में ये शायद एक समझौते जैसा ही प्रतीत हो, मगर भविष्य में इसका बड़ा फायदा है। जब आप निवेश या बचत शुरू करते हैं तो आपको आपके पैसे में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं लगती है, मगर एक लंबे अरसे के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। यानी कि जितने ज्यादा समय के लिए आप निवेश या बचत करेंगे, आपको आने वाले समय में उतना ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, 20 से 30 साल की उम्र के बीच कोई भी युवा ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम होता है, क्योंकि उस पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। इक्विटीज या म्यूचुअल फंड में निवेश में बड़ा रिस्क होता है, मगर इसमें रिटर्न भी उतना ही बड़ा होता है। लिहाजा अगर युवा इसमें निवेश करें तो उन्हें कम समय में ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती है। इसीलिए सभी युवाओं को हर कोई सलाह देता है कि वो जल्दी अपना डीमैट अकाउंट खोलें और अभी से निवेश करना शुरू कर दें। इसके अंदर कई तरह के बजटिंग प्लान्स उपलब्ध होते हैं, जिनमें से आप अपनी जरूरतों के हिसाब से कोई भी प्लान फॉलो कर सकते हैं। ये सभी एक तरह से दिशा निर्देश हैं कि आप कितने प्रतिशत पैसे किस कैटेगरी में डालें या पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज करें। इन सभी प्लान्स का एक ही मकसद होता है कि आपको अपने खर्चों को मैनेज करने और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करने में मदद करना। आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप अभी फाइनेंशियली कैसे हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स या गोल्स क्या हैं। आप जो भी बजटिंग रूल्स अपनाएंगे उनमें आप अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़े बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लान हर किसी के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, साथ में ये भी याद रखिए कि आप
एकदम कंजूस भी ना हो जाएं, क्योंकि जिंदगी में एंजॉय करना भी तो जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए अपने और परिवार के मनोरंजन के लिए भी पैसे बचाकर जरूर रखिए। जरूरतों और चाहतों में फर्क। दोस्तों, अपनी किताब में मैरी हंट ने हमारी नीड्स और वांट्स में भी फर्क समझाया है। इसके लिए मैरी ने बताया है कि हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक आम इंसान को जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, और जो कुछ भी हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो सब जरूरत नहीं बल्कि हमारी चाहते होती हैं। इसमें मैरी हंट ने टैक्सेस और मेडिकल खर्चों को नहीं गिना है, लेकिन वो ये बात समझाना चाह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसों की अहमियत को सच में समझता है तो उसे जो हमारे लिए सबसे जरूरी मुद्दा है, यानी अपनी जरूरत और चाहत के फर्क का पता होना चाहिए। मैरी हंट ने बताया है कि हम जानते हैं हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके आधार पर ही हम अपने जीवन जीने के लिए फैसले करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही लाखों का नुकसान झेल लेते हैं। दरअसल मैरी बताना चाहती हैं कि जरूरत और चाहत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसने इस फर्क को समझ लिया तो समझिए वो व्यक्ति अपने अमीर होने के सपने को जरूर पूरा कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें एक भिखारी की, तो वो भी अपनी जरूरत को पूरा कर ही लेता है, लेकिन अगर चाहत पर आए तो धन कुबेर लोग भी अपनी चाहतों को पूरा करने के चक्कर में भिखारी बन जाते हैं। मैरी हंट ने समझाया है कि जिसने जरूरत के हिसाब से अपना जीवन बदल लिया, समझो वो जिंदगी की जंग जीत गया। जो चाहत की चूहा दौड़ में पड़ा रहता है वो व्यक्ति एक न एक दिन जीवन में जरूर हार जाता है और अपनी चाहत को पूरा करने के चक्कर में अपने बचाए हुए पैसों से भी हाथ धो बैठता है। और जब आपको अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना नहीं आता तो चाहतें पूरी करने के लिए आप गैर जरूरी चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं। बाद में इससे आपकी जरूरतें प्रभावित होती हैं, जैसे घर का किराया, EMI या मेंटेनेंस, राशन, टॉयलेटरीज, इलाज, ट्रैवलिंग खर्च वगैरह। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बचत के लिए इच्छाओं को पूरी तरह दबाया जाए, लेकिन हमें अनुशासन से काम करना चाहिए। इसके लिए अपने बजट में आपको 50 या 25-25 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इसका मतलब है 50% खर्च अपनी बेसिक नीड्स के लिए, 25% चाहते पूरी करने के लिए और 25% बचत निवेश के लिए खर्च करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखक के अनुसार ज्यादातर लोगों को अपने पैसे निवेश करने की सही समझ नहीं होती। वो बचत खाते में, रिकरिंग डिपॉजिट में या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में पैसे लगाने को अच्छा निवेश समझते हैं, जबकि इन चीजों में आपका पैसा जमा और सुरक्षित जरूर होता है, लेकिन इसकी सही ग्रोथ नहीं होती, बल्कि महंगाई के असर से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेनी चाहिए। उन्हें अपनी जरूरतें, इनकम और फ्यूचर की प्लानिंग बताएं। वो आपको गोल्ड, प्रॉपर्टी, सरकारी बचत योजनाओं, शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिबेंचर और बॉन्ड में सही अनुपात में निवेश करना बताएंगे, जिससे आपको काफी फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप वाकई में पैसे को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च कीजिए जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। आप बेकार की फिजूल खर्ची में जब तक पैसा बर्बाद करते रहेंगे तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसके बजाय अगर आप उसी पैसे को अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें तो जरूरत के समय में ये पैसा आपके काफी हद तक काम आ सकता है और आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर के लिए सेविंग्स। दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि मुश्किल वक्त में सेविंग ही काम आती है। इसलिए मैरी हंट ने अपनी किताब में बताया है कि हमें सेविंग्स और निवेश करके अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। निवेश करते वक्त कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। निवेश जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा रहता है। जिस दिन से आपकी इनकम शुरू हो जाए उस दिन से ही आपको निवेश करना भी शुरू कर देना चाहिए। इस किताब में मैरी हंट ने बहुत से छोटे छोटे गोल्डन रूल्स की चर्चा की है। इन रूल्स को अगर आप भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो जरूर अपने अमीर बनने की चाहत को पूरा कर पाएंगे। दरअसल मैरी हंट ने बताया है कि सबसे पहले अपने सभी कर्जे खत्म करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, नौकरी की शुरुआत में अगर आप पर कोई कर्ज है तो उसे जरूर खत्म कर दें
हो सकता है आप पर एजुकेशन लोन हो या फिर कोई अन्य लोन जो आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के लिए लिया हो। सबसे पहले उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप चिंता मुक्त होकर पूरी तरह निवेश पर ध्यान दे पाएंगे। मेरी हंट ने इस किताब में इस तथ्य पर भी चर्चा की है कि हर महीने की सैलरी से की गई छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए आपको अलग अलग प्लान्स के जरिए ये बचत करनी चाहिए। आपको बचत करने के लिए बस आदत बनाने की जरूरत है। हम में से ज्यादातर लोग पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसे बचाते हैं उसे बचत कहते हैं, लेकिन ये बचत करने का बेहतर तरीका नहीं माना जाता और इसमें बचत की संभावना कम होती है। बचत का सबसे बेहतर तरीका है कि आप मौजूदा समय के साथ भविष्य के खर्चों की भी प्लानिंग शुरू कर दें और उसी के हिसाब से बचत करें। पैसा निवेश करते वक्त समय निवेश अवधि का ध्यान जरूर रखिए। मतलब आप कितने समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं ये तय कर लीजिए। याद रखिए कि कई सेविंग स्कीम और योजनाएं लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं, यानी इस पीरियड में आप अपना निवेश किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए किसी सेविंग स्कीम को चुनते वक्त लॉक इन पीरियड का ध्यान जरूर रखिए। इसके साथ ही कहीं भी पैसा लगाने से पहले निवेश विकल्पों की तुलना ठीक से करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किस स्कीम या योजना ने बीते सालों में कितना रिटर्न दिया है और यहाँ निवेश करना सुरक्षित है या नहीं। निवेश का प्लान करते वक्त बहुत ज्यादा समय के लिए या बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से भी बचें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इसके दो फायदे होंगे। पहला, आप अपने निवेश की सही तरह से निगरानी कर सकेंगे। दूसरा, अगर आपका निवेश सही रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप कुछ समय बाद उसके मैच्योर होने पर उसे कहीं और निवेश कर सकते हैं। मेरी हंट ने बताया है कि पैसे बचाने के लिए एक अलग ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट भी खोला जा सकता है। बैंक में बचत खाता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। इसमें से जब जरूरत हो पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये पैसे अगर एफडी, एनएससी जैसी योजनाओं में डाल दें तो एक तय समय के लिए इन्हें नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए बचत खाता होना जरूरी है। बचत खाते में ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफर का सिस्टम सेट कर दें, यानी कि एक निश्चित रकम के बाद जो भी पैसा बढ़ेगा वो राशि एफडी खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। मान लीजिए आपने अपने बचत खाते की राशि 25,000 रुपए निर्धारित कर दी, तो आपके खाते में जब उससे ज्यादा पैसा होगा तो वो ऑटोमेटिक एफडी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे बचत खाते से अधिक एफडी खाते में ब्याज की कमाई होगी। दोस्तों, खरीदारी के लिए डिस्काउंट कूपन, ऑफर और उपलब्ध अन्य योजनाओं का उपयोग भी जरूर कीजिए। ये कंपैरेटिवली कम पैसे में चीजें खरीदने में मदद करता है। आज ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कई ऑफर्स उपलब्ध होते हैं। खर्च को कम करने के लिए उन प्रस्तावों का उपयोग कीजिए। इससे आपको अपने बिलों पर लगभग 10 से 20% की बचत करने में मदद मिले। लालच से दूर। लेखक के अनुसार इस दुनिया में वही व्यक्ति सबसे धनवान हैं जिनके पास संतोष नामक धन है। पैसा बचाने के साथ साथ 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब में मेरी हंट ने लालच के बारे में भी काफी चर्चा की है। मेरी हंट बताती हैं कि लालच हमारा दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये कभी भी आपके जीवन में संतोष की स्थिति पैदा नहीं होने देता। ये डर का बहुत करीबी रिश्तेदार है, क्योंकि डर आपको हमेशा इनसिक्योर फील करवाता है, तो वहीं लालच आपके जीवन की मौजूदा स्थिति को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन में डर और लालच को नहीं पनपने देना चाहिए। मेरी हंट ने इस किताब में ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करते हुए कहा है कि लालच और किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में हासिल करने की इच्छा भी इंसान के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस इच्छा की वजह से ही इंसान गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देता है। और ये चीज किसी से भी छुपी नहीं है कि गलत तरीके से कमाया गया धन लंबे समय तक नहीं टिकता। ये लालच ही तो है जब आप अपने जीवन में बड़ी गाड़ी, बड़े घर और महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने की इच्छा करने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आपका जीवन इन महंगी गैजेट्स के बिना अधूरा है। लालच जब भी आपके कान में आकर बोलता है तो आप अपने आप को गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में लालच का पीछा छोड़कर संतोष का रास्ता अपनाना चाहिए। मेरी हंट बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति संतोषी है तो वो हमेशा उतने में खुश रहेगा जितना उसके पास है, लेकिन लालची व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ काफी कम है
और वो उससे कहीं ज्यादा की आशा करता रहेगा। इसलिए संतोषी और लालची व्यक्ति एक समय पर एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। मैरी हंट ने गॉर्डन गेको का उदाहरण देते हुए बताया है कि किस प्रकार लालच की वजह से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर हम बात करें गॉर्डन गेको की, तो उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट। इस फिल्म में एक डायलॉग था, ग्रीड इज गुड। ये डायलॉग काफी प्रचलित हुआ। लोग सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ पड़े। उस समय इतनी भीड़ देखी गई कि लोगों को टिकट खरीदने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ने लगा। लेकिन आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था? दरअसल इस फिल्म में बताया गया था कि लालच एक कैंसर की तरह है जो लोगों के परिवारों और सरकारों को भी नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये लालच ही है जो किसी बड़ी से बड़ी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है। लालच आर्थिक रूप से अज्ञानी लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लालच अपने सभी रूपों में है, फिर चाहे वो धन का लालच हो, प्यार का लालच हो या पढ़ाई का ही लालच हो। वो हर तरीके से आदमी को ऊपर की तरफ उछालता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरा देता है। असल में उन्होंने ये इस वजह से कहा क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति काफी खराब थी। दरअसल उस समय वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लालच की वजह से स्थिति को बिगाड़ बैठी थी। उन्होंने तब ये भी कहा था कि अमेरिका दूसरी बड़ी शक्ति बन चुका है, लेकिन इसका व्यापार घाटा और राजकीय कोष घाटा किसी बुरे सपने की तरह ही है। गॉर्डन गेको की आंखों ने यह भी बताया कि लालच अच्छा है क्योंकि इसी की वजह से अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसलिए मैरी हंट कहती हैं कि हमें जितना हो सके उतना लालच से दूर रहना चाहिए। अब लालच से दूर रहने के लिए भी मैरी हंट ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनका इस्तेमाल करके लालच की पकड़ को कमजोर किया जा सकता है। दरअसल मैरी हंट ने सुझाव दिए हैं कि हमें अपने मतलबी सपनों को छोड़कर अपना दिल नरम करना चाहिए और जिन लोगों को सच में पैसों की जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। हमें हमारे दिल में इतना प्रेम भाव रखना चाहिए कि हमारे दिल में मौजूद लालच अपने आप खत्म हो जाए। यानी कि दूसरों को अपनी तुलना में ऊपर रखो, जब उनको जरूरत हो तब उनकी मदद करो। दोस्तों, देने का भाव लालच की पकड़ को कमजोर करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन इन सब के बीच मैरी हंट ने कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को अगर मदद दें तो वो और भी बेहतरीन हो सकती है। मैरी हंट का कहना है कि किसी को सिस्टमैटिक तरीके से मदद दें, जैसे कि आप उनके बिल भर सकते हैं, उनकी सेविंग्स में कुछ मदद कर सकते हैं या उनका पेट्रोल का टैंक भर सकते हैं। साथ ही ये भी याद रखिए कि जब भी आप किसी को देना शुरू करें तो आपका एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। आपके इरादे एकदम पक्के होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। कभी भी किसी को किसी मजबूरी या फिर किसी भी तरीके के दबाव में आकर कोई भी उपहार मत दीजिए या उसकी मदद मत कीजिए। याद रखिए, जब भी किसी की मदद कीजिए पूरे चेयरफुल तरीके से कीजिए ताकि आपसे मदद लेने वाले लोग भी हमेशा आपको याद रखें। दोस्तों, हमें तब कितना गुस्सा आता है जब वास्तव में पैसों की जरूरत हो लेकिन पर्स खाली मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने ज्यादा या कितने कम पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को समझदारी के साथ खर्च करना ही एक अच्छा उपाय है जिससे आप बहुत से पैसे बचा भी सकते हैं। मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ अपनी इस किताब में इस बात की भी चर्चा की है कि किसी को भी अपने जीवन में गैर जरूरी खर्चों को कैसे कम करना चाहिए। इस बात को हम ही जानते हैं कि ये गैर जरूरी खर्चे ही हैं जो हमें सेविंग्स करने से रोक देते हैं। मैरी हंट का कहना है कि बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि उनके जीवन के जो ये गैर जरूरी खर्चे हैं वो काफी जरूरी हैं। वो लोग ये नहीं जानते कि सभी जरूरी खर्चे अगर मेंटेन करके किए जाएं तो इन खर्चों से ही सेविंग निकल सकती है, क्योंकि इन खर्चों में मुख्य रूप से किराए, किराने के बिल, फोन और कार के बिल मौजूद होते हैं। हालांकि जब हम ये मान लेते हैं कि वही हमारे एकमात्र जरूरी खर्चे हैं और इन्हें हम अपनी इनकम के साथ साथ बढ़ाते रहते हैं तो ये खर्चे इर्रेगुलर बन जाते हैं। खर्चे और भुगतान जो हम हर महीने करते हैं आमतौर पर एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब ये खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो ये समस्या बनने लगते हैं। ऐसे में मैरी हंट ने बताया है कि अपने खर्चों और आमदनी पर नजर रखिए
जिससे आपके सामने आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन की एक क्लियर पिक्चर आएगी। रसीदें संभाल कर रखिए या बजट लिखने के लिए बनाई गई नोटबुक में अपनी खरीदारी लिखिए। अपने हर महीने के बिल की एनालिसिस कीजिए और इन खर्चों को अपने बजट में जोड़िए। कैटेगरी के अनुसार अपनी खरीदारी को मेंटेन करें, जैसे फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट। एक बार आप अपनी खरीदारी पर कुछ समय तक नजर रखें और फिर हर कैटेगरी के लिए एक मंथली या वीकली लिमिट बनाएं। ध्यान रखें, कुल बजट आपके उस समय की आमदनी से कम होना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो एक्स्ट्रा सेविंग्स के लिए भी कुछ राशि छोड़ दें। इसी तरह बुद्धिमानी से बचत करने के फैसले से हाथों हाथ बचत होती है। बजट के द्वारा आप हर महीने जितनी पूंजी जमा करते हैं उसे एक सेविंग अकाउंट या अन्य ब्याज देने वाले इन्वेस्टमेंट में लगाइए। जितनी ज्यादा रकम आप हर महीने बचाएंगे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी ही अधिक बेहतर होती जाएगी। इसके साथ ही मैरी हंट ने सुझाव देते हुए बताया है कि एक आपातकालीन फंड जमा कीजिए। एक IRA अकाउंट खोलिए, अपने क्रेडिट कार्ड्स व्यवस्थित कीजिए और एक सप्ताह के लिए भोजन की योजना बनाइए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय के बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग कर लाखों करोड़ों जीतते हैं, पर फिर भी वो लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि पैसा ही आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसे आते हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए, पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मैरी हंट ने ऐसे कौन से तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना पैसा व्यवस्थित रूप से खर्च कर सकते हैं, तो हमारे साथ चलिए अगले एपिसोड में। कैसे बनाएं अपना बजट। दोस्तों, जब भी बात आती है पैसे बचाने की, तब अक्सर लोग गहरी सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि पैसे बचाने की बेसिक रिक्वायरमेंट एक बेहतरीन बजट होता है। क्योंकि बजट से आपको अपने बकाया उधार को चुका पाने में, अपने फाइनेंशियल भविष्य को अपने हाथों में लेने में और यहाँ तक कि अधिक खुश और अधिक रिलैक्स्ड व्यक्ति बनने में भी सहायता मिल सकती है। आपकी सिचुएशंस के आधार पर यह भी हो सकता है कि एक उचित बजट द्वारा आपको खर्च कम करने की जरूरत ही ना पड़े। उसकी जगह आपको हो सकता है कि अधिक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हो सकते हैं। ये बजटिंग का पहला नियम है और सच कहें तो एकमात्र नियम है। अपने ही बनाए हुए बजट के बाहर खर्चे करना आसान और बहुत ही आम बात है। बेशक पहले आपने उस बजट को मेंटेन करने के लिए कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन कभी ना कभी ये बजट टूट ही जाता है। बात तो काफी आसान लगती है, मगर बजट को पार कर जाना आसान नहीं होता, चाहे आपने पहले से उसे बनाकर रखा भी हो। अपनी खर्च करने की आदतों का ध्यान रखिए और इस पर भी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। पिछले बिल, बैंक और क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स और दूसरी रसीदें इकट्ठा कर लीजिए, जिनसे आप एक सही एस्टिमेट लगा सकें कि आप हर महीने कितना खर्च करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में निजी फाइनेंस सॉफ्टवेयर तेजी से एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। इन प्रोग्राम्स में बजट बनाने के बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो आपको अपनी पसंद का बजट बनाने में सहायता कर सकते हैं, तथा साथ ही ऐसी एनालिटिक्स भी दे सकते हैं जिनसे आप अपने भविष्य के कैश फ्लो का अंदाजा लगा सकें और अपने खर्च करने की आदत को और भी बेहतर समझ सकें। क्या आपका कोई फिक्स्ड वेतन है जहां आपको पता चलता है कि आपको प्रति माह या प्रति सप्ताह घर ले जाने के लिए कितना मिलता है? क्या आप फ्रीलांसर हैं जिसका वेतन हर महीने बदलता रहता है? एक साल का विवरण लिख लेने से आपको अपनी औसत मासिक आय का अंदाजा लगाने में सहायता मिल सकती है। अगर आप कोई स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर हैं, तब ये ध्यान रखिएगा कि आप जो घर ले जाते हैं उसको आपकी आय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप प्रति माह 25,000 रुपए घर ले जाते हों, मगर इसमें से टैक्स नहीं कटा है। पता लगाइए कि आपको कितना टैक्स देना है और सही आंकड़ा जानने के लिए उसमें से टैक्स की राशि को घटा दीजिए। अगर आप वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, तब संभावित टैक्स रिफंड को अपनी कुल आय में मत जोड़ लीजिएगा।
आपकी मासिक आय में केवल वही दिखना चाहिए जो आपको टैक्स काटने के बाद मिलता है। अगर आपको टैक्स रिफंड मिल ही जाता है तब आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तब आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खर्च आपकी आय से अधिक है तब आप अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च कर रहे हैं। आपके बजट को 2 ग्रुप्स में विभाजित किया जाना चाहिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इनमें शामिल होते हैं नियमित मासिक व्यय जैसे बिल्स, बीमा, लोन की किस्त, भोजन और कपड़े तथा घरेलू सामान। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि फिक्स्ड नहीं होते तथा जो ऑप्शनल होते हैं। इसमें बचत, मनोरंजन, छुट्टियों का फंड तथा अन्य एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। पैसे बचाने के ऐसे भी तरीके हैं जिनसे टैक्स लाभ मिल सकते हैं। कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के निवेश होते हैं जिनमें पैसे बचाकर आप टैक्स में कमी ला सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो आपके रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन को मैच कराती हैं, जिससे आपकी बचत और भी अधिक हो जाती है। आपको बड़े खर्च को कम करना सबसे बुरा लग सकता है, मगर बजट के अंदर रहने का ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप हर साल छुट्टियों पर जाते हैं तब इस साल घर पर रहने का विचार कीजिए। अगर आप किसी महंगी सर्विस या प्रोडक्ट का आनंद लेते हैं तब उसे पहचान कर उस खर्च को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप साप्ताहिक मसाज करवाते हैं या आपको महंगी वाइन का शौक है तब अपने इन शौकों की फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए, ताकि आप इन पर महीने या 2 महीने में एक बार ही खर्च करें। जेनेरिक ब्रांड्स का इस्तेमाल करके और अधिकतर घर पर ही खाना खाकर आप छोटे छोटे खर्चों से भी बचत कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक बाहर खाना ना खाएं। कुछ समय के लिए किसी सस्ते फोन प्लान पर स्विच करके, अपने टेलीविजन के पैकेज को कम करके या अपने घर की एनर्जी एफिशिएंसी को सुधार कर देखिए कि क्या आप अपने फिक्स्ड खर्चों को कम कर सकते हैं। क्रेडिट को मेंटेन कीजिए। दोस्तों, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मैरी हंट अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने के नए फॉर्मूले सिखा रही हैं, और ये फॉर्मूला अपनाकर कैसे कोई भी अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है और लोन लेने के लिए एक सही स्कोर कार्ड तैयार कर सकता है। दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए एक उपहार है जो खुद को उधार के जाल से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि मैरी हंट ने इस किताब में उन सभी बातों का जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल अगर कोई भी अपने दैनिक जीवन में करे तो जरूर उधार के जाल से निकल सकता है। मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया है कि अक्सर देखने में आता है कि लोग जब लोन लेने जाते हैं तो बड़े और प्रतिष्ठित बैंक उन्हें इसके लिए मना कर देते हैं। इसके बाद उन्हें ज्यादा ब्याज पर अन्य बैंकों से लोन लेना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि लोगों को फोन कर लोन देने की पेशकश करने वाले बैंक आपको इसके लिए क्यों मना कर देते हैं? इसका बड़ा कारण है आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना। अगर आपने समय पर लोन नहीं भरा है या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान समय पर नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आपका सिबिल स्कोर खराब है। चलिए, पहले अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करें तो ये 3 अंकों का एक नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट समरी बनाता है। जब भी आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तब लोन देने वाले आपके क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट को जांचते हैं। लोन्स और क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपके भुगतानों के रिकॉर्ड्स को मासिक आधार पर बैंकों और अन्य कर्जदाताओं द्वारा सिबिल के पास जमा किया जाता है। इसी आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर रिकॉर्ड तैयार होता है। अगर आपने किसी लोन का सेटलमेंट किया है या आप पर कोई राशि बकाया है तो क्रेडिट स्कोर के माध्यम से ये जानकारी लोन देने वाले तक पहुंच जाती है, जो आपके लोन आवेदन का मूल्यांकन करने और उन्हें मंजूरी देने में बड़ी मददगार साबित होती है। इससे ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है तो आपको किसी भी तरह का लोन मिलने का चांस बहुत ही कम है। इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए आपको अपना स्कोर ज्यादा रखना है, क्योंकि आपका स्कोर जितना ज्यादा होता है आपके लोन आवेदन के मंजूर होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती हैं। ये भी याद रखिए कि उतना ही लोन लें जितना कि आप समय पर चुका पाएं। आप अपनी ईएमआई समय पर चुकाएं। अगर आप अपनी किस्तों को अक्सर ही निश्चित समय अवधि में चुकाने में चूक जाते हैं तो एक रिमाइंडर तय करें, या बेहतर होगा कि आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी के जरिए भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड का बुद्धिमत्तापूर्ण और निरंतर उपयोग आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा पर्सनल लोन भी आपको अपना
क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जो लोग समय पर लोन का भुगतान नहीं कर पाते वो अक्सर लोन सेटलमेंट कर लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इस लोन से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये धारणा पूरी तरह गलत है। इससे आपको बैंकों से आने वाले फोनों से तो छुटकारा मिल जाएगा, पर समस्या कम होने की जगह बढ़ जाएगी। इस माध्यम से बैंकों की कुछ रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये सेटलमेंट सिबिल रिपोर्ट में जरूर दिखाई देगा। अब आप अगले 7 साल तक कोई लोन नहीं ले पाएंगे। 7 साल बाद आपका नाम इस सिबिल रिपोर्ट से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी कम रहेगी कि आपको लोन देने से पहले बैंक बारीकी से विचार करे। जिस तरीके से क्रेडिट स्कोर की गणना क्रेडिट कार्ड कैलकुलेशन से की जाती है, उसमें समय पर भुगतान का सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव होता है। समय पर भुगतान करने से आपका स्कोर बढ़ता है। यदि आप देर करते हैं तो इसमें कमी आती है। देरी से भुगतान करने पर फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो या आपकी ईएमआई, उसका आपके क्रेडिट इतिहास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उधारदाता इसे पसंद नहीं करते हैं। इसके कम होने के बहुत से कारण हैं, जिन्हें हम हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट में बांट सकते हैं। जैसे हाई इम्पैक्ट, ये हमारे स्कोर पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब हम किसी कारण से लोन की रीपेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो इससे हमारा सिबिल स्कोर खराब होता है। क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट तक ना करने पर भी ये हमारा स्कोर कम कर देता है। जब हम मिनिमम पेमेंट ड्यू भी पे नहीं करते हैं तो लोन या क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ डिस्प्यूट होने से, जो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन, इनकरेक्ट फीस चार्ज आदि। ये हमारे स्कोर पर बुरा प्रभाव डालता है। मीडियम इम्पैक्ट, दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे स्कोर पर मध्यम स्तरीय प्रभाव डालता है। दरअसल जब हम अनसिक्योर्ड लोन्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सिक्योर्ड लोन्स बहुत कम या नहीं लेते हैं तो ये भी हमारे क्रेडिट स्कोर पर मीडियम इम्पैक्ट डालता है। हम अपने मिले हुए क्रेडिट लिमिट या लोन लिमिट का अधिकतम सीमा तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए है और हम 80 से 90 हजार हर महीने खर्च कर देते हैं तो इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्कोर पर पड़ता है। कम समय में बहुत सारे लोन ले लेने पर, जैसे मान लीजिए कि हम 6 महीने में 4 से 5 लोन ले लेते हैं तो ये भी हमारा स्कोर खराब करेगा। लो इम्पैक्ट, यह हमारे स्कोर पर कम प्रभाव डालता है। कम समय में अधिक लोन इंक्वायरी करने पर भी यह हमारे स्कोर पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। दरअसल जब भी हम कहीं से लोन अप्लाई करते हैं तो वो क्रेडिट ब्यूरो से उस व्यक्ति का क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर लेते हैं। ये उस क्रेडिट ब्यूरो के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, इसलिए कम समय में अधिक लोन इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। बार बार क्रेडिट स्कोर चेक भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी स्कोर खराब होता है। इनके अलावा और भी कई कारण हैं जो क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकते हैं। जैसे जॉइंट लोन लेने पर अगर कोई पेमेंट टाइम पर नहीं होता है या डिफॉल्ट हो जाता है तो ये दोनों के क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लोन की रीपेमेंट कौन कर रहा है, चाहे कोई एक व्यक्ति कर रहा हो या दोनों। पेमेंट ना होने पर दोनों के स्कोर पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही नियम है जॉइंट क्रेडिट कार्ड का भी। क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट समय से ना होने पर दोनों कार्ड होल्डर्स के स्कोर पर प्रभाव पड़ेगा। एड ऑन कार्ड के केस में भी अगर पेमेंट की डिफॉल्ट दोनों कार्ड होल्डर में से जो भी करे, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों कार्ड होल्डर्स पर पड़ेगा। अगर हम किसी लोन के गारंटर हैं और वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो कोई डिफॉल्ट कर दे तो ये भी हमारा स्कोर खराब कर देगा क्योंकि हमने उस लोन की गारंटी ली थी। इसके अलावा बैंक हमें उस लोन की भरपाई भी करने को कहेगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके नाम पर हमने लोन लिया है और हम उस कंपनी के मालिक हैं या उसमें पार्टनर हैं या फिर डायरेक्टर या प्रोप्राइटर वगैरह हैं और वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो ये भी हमारा सिबिल स्कोर खराब करेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे लोन का पूरा पेमेंट कर देने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ठीक से अपडेट नहीं हुई होती है और वो लोन ओपन दिखा रहा होता है या पेमेंट ड्यू दिखाता है तो ये भी हमारा सिबिल स्कोर खराब कर देता है। इसलिए हमें अपना सिबिल स्कोर अच्छा करने के लिए हर वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उधारी के नियम,
दोस्तों, कुकू एफएम पर इस ऑडियो बुक समरी के जरिए आपको एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जिसको शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। जी हाँ, ये राज है उधारी का। बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर लोग अपनी जरूरतों या फिर अचानक आई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार की रकम लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समय पर उधार ना चुका पाने की वजह से अपना बहुत कुछ हार जाते हैं। मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स ऑफ लाइफ किताब में उधारी के नियमों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को हमेशा वही चीज उधार या उतनी रकम ही उधार लेनी चाहिए जिससे वो आसानी से बिना किसी परेशानी के वापस कर सके। ये स्मार्ट उधारी का सबसे पहला नियम भी है और ये काफी सदियों से हमें सिखाया जाता है। हमें कभी भी अपने साधनों से परे जाकर उधार नहीं लेना चाहिए। हमेशा सिर्फ ऐसा कर्ज लें जिसे आप आसानी से चुका सकें। इस नियम के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो मैरी हंट बताती हैं कि कार की ईएमआई 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि पर्सनल लोन की ईएमआई मंथली इनकम के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्ज लेने में तब तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको इसके फाइनल आउटकम्स का भी पूरी तरह से पता होना चाहिए। आमतौर पर 2 तरह के लोन होते हैं, एक है प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित और दूसरा प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित। मकान खरीदने या शिक्षा के लिए जब आप कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित कर्ज हुआ। वहीं जब आप कोई नया फोन लेने या छुट्टियां बिताने के लिए कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित कर्ज हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अब चलिए मान लीजिए कि आप 30 लाख रुपए का मकान खरीदते हैं, तो इस तरह आप अपने लिए प्रॉपर्टी का निर्माण भी कर रहे होते हैं, भविष्य में जिसकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है। इससे किराए की बचत भी होती है। इसी तरह से जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप रोजगार की अपनी संभावनाओं को बेहतर कर रहे होते हैं। इन दोनों तरह के कर्जों के एवज में आप कर में छूट का दावा भी कर सकते हैं, जिससे कर्ज की लागत कुछ कम हो जाती है। इसके विपरीत जब आप कर्ज से कोई कार खरीदते हैं तो शोरूम से कार के बाहर निकलते ही उसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, जबकि आपको कर्ज का भुगतान तो कार की कीमत के आधार पर ही करना होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है उस कार की कीमत कम होती चली जाती है। इसलिए जब भी लोन लें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस तरीके का है। इस लोन से आपके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस ऑडियो बुक में आगे हम चर्चा करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मुद्दों को समझने की, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही समझ नहीं पाते कि हमारे फाइनेंशियल मुद्दे आखिर हैं क्या। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से सबको ये समझाने की कोशिश भी की है कि अगर हम अपने फाइनेंशियल मुद्दों को समझ लेते हैं तो जीवन की बहुत सी परेशानियों को हल कर सकते हैं। फाइनेंशियल मुद्दों को समझिए। दोस्तों, मैरी हंट ने अपनी किताब में ये भी समझाया है कि जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है और इसलिए हम सभी अलग अलग तरीके से पैसे कमाते भी हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई निवेशक बनता है, तो कोई कंपनी बनाता है जिनके जरिए कोई 5,000 रुपए कमाता है, कोई 50,000 रुपए और कोई 5 लाख और कोई 5 करोड़ और कोई 50 करोड़ भी कमाता है। लेकिन सवाल यह है कि पैसे की समस्या किसे होती है। क्या सिर्फ कम पैसे कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम होती है? क्या ज्यादा कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम नहीं होती? क्या सिर्फ 5,000 या 50,000 कमाने वाले को पैसे की समस्या होती है और क्या 5 लाख या 5 करोड़ कमाने वाले को पैसे की समस्या नहीं होती? तो जवाब है, पैसे की समस्या किसी को भी हो सकती है, चाहे कोई 5,000 कमाए या 50,000 कमाए या 5 लाख कमाए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। मनी प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। मनी प्रॉब्लम गरीबों के साथ तो होती ही है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन पैसे की समस्या सिर्फ गरीबों को ही होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसेस और बड़ी बड़ी कंपनीज भी मनी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो जाती हैं। अमीर से अमीर आदमी को भी पैसे की समस्या के कारण अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ता है और यहाँ तक कि लाखों और करोड़ों रुपए कमाने वाले हमारे फिल्म स्टार्स भी, यहाँ तक कि खिलाड़ी भी कभी कभी पैसे की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। आप सबको पता होगा कि साल 2000 के आसपास सदी के महानायक और सबसे सफल बॉलीवुड हीरो अमिताभ बच्चन की अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के फेल होने पर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे और उन्हें अपना घर प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा था।
बाद में कौन बनेगा करोड़पति और सूर्यवंशम और कुछ दूसरी फिल्मों की सफलता से अमिताभ बच्चन अपने पैसे की बड़ी समस्या से बाहर निकल पाए। इसके अलावा बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश, रोमांटिक और सफल हीरो शाहरुख खान को भी रॉ 1 मूवी के फ्लॉप होने पर बहुत ही ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ और वो पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे। हालांकि उनकी दूसरी फिल्मों के हिट होने से अपने पैसे की समस्या से वो जल्दी ही बाहर निकल गए। ऐसे ही बहुत सारे फिल्म स्टार्स, खिलाड़ी और दूसरी नामी हस्तियां हैं जो करोड़ों कमाती हैं, लेकिन कभी कभी उनके ऊपर पैसे की ऐसी समस्या आती है जिनसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो तय हो जाती है कि पैसे की समस्या सभी को होती है और इस मनी प्रॉब्लम से जुड़ी जो बात मैरी हंट ने बताई है वो ये कि जो व्यक्ति भी पैसे को सही से नहीं संभालना जानता या जो जरूरत से ज्यादा रिस्क उठा लेता है, उसके फेल होने पर वो पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। दोस्तों, पैसे की प्रॉब्लम सबको होती है। सारा खेल इस बात का है कि आप अपने पैसे की समस्या से बाहर निकलने के लिए किस तरह अपने फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल समझ अच्छी है तो पैसे की बड़ी से बड़ी समस्या का आप आसानी से हल निकाल सकते हैं, और अगर आपकी फाइनेंशियल समझ में कमी है तो आपको पैसे की समस्या से बाहर निकलने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि आप अपने पैसे की समस्या यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसका जवाब है, पैसे की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल समझ को बढ़ाना होगा। आपको अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा और अपने फाइनेंशियल समझ को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना होगा ताकि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करना सीख सकें, कर्ज के जाल से बच सकें, नेटवर्थ और पैसिव इनकम को बढ़ा सकें। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखना होगा ताकि आप अपने पैसे से जुड़े लक्ष्यों को कैसे हासिल कर पाएं। इसके अलावा आपको अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीखना होगा। इर्रेगुलर इनकम की प्रॉब्लम। दोस्तों, मैरी हंट ने अपनी इस किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में उन लोगों का भी खास ध्यान रखा है जिनकी इनकम रेगुलर नहीं होती। रेगुलर इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो किसी महीने ज्यादा होती है तो किसी महीने कम होती। जिन लोगों के पास रेगुलर इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, उन लोगों को अक्सर सेविंग्स करते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। इर्रेगुलर इनकम वाले लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल अलग चीज होती है। इसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों को ये तो पता होता है कि खर्च कहाँ कहाँ करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हें सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी नहीं होती। ऐसे केस में इनकम और खर्च को बैलेंस करते हुए एक प्लान बनाना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से सोच समझकर प्लान बनाते हैं तो इससे आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज करने में मदद मिलती है। साथ ही आपको अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने में भी हेल्प मिलती है। दोस्तों, लेखक के अनुसार अनुशासित रहना सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। उदाहरण के लिए, बढ़िया इनकम होने पर आपको बेमतलब बहुत ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा खर्च करने के बाद अचानक से रुपए की जरूरत पड़ने पर आपको काफी अधिक इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि अगर आप अपने प्लान पर नहीं टिकते हैं तो उसे तैयार करने में लगा समय बेकार चला जाता है। अगर आप अपने प्लान से इधर उधर भटकते हैं तो आपको अपने गोल को हासिल करने में दिक्कत हो सकती है और आप अपने आप के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। इसलिए अपने प्लान के साथ टिके रहिए और जरूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। अगर आपकी इनकम रेगुलर नहीं है तो इनकम बूस्टर क्रिएट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आपके लिए नोट करने वाली बात यह है कि इमरजेंसी फंड से आपको थोड़े समय के लिए रिलीफ मिलती है, और वो भी ऐसे समय में जब आपकी इनकम आपके खर्चे से कम पड़ जाती है। ऐसे वक्त में इनकम का दूसरा सोर्स होने से आपके फाइनेंस को जरूरी स्टेबिलिटी मिलती है। आज के समय में फ्रीलांसर लोगों के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आपको सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल अपलोड करना होता है। इसके बाद पोटेंशियल क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किल से मैच करने वाले जॉब को भी देख सकते हैं।
जिस प्रकार अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, उसी तरह इनकम का एक से अधिक सोर्स डेवलप करना भी अहम होता है। इससे होता यह है कि अगर एक जगह से इनकम आनी बंद हो जाती है तो दूसरे सोर्स से आपका खर्च निकलता रहता है। इस किताब में मैरी हंट ने इस दिशा में सबसे पहला स्टेप ये बताया है कि हमें किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए सेविंग करना है। इसके लिए 1 साल के खर्चे के बराबर रुपए किसी लिक्विड फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में डालकर छोड़ दीजिए। इमरजेंसी फंड नहीं होने पर आपको जरूरत पड़ने पर अपनी संपत्तियों को बेचकर रुपए पैसे की कमी को पूरा करना पड़ सकता है। इससे आपकी लाइफ के गोल्स को लेकर सीरियस रिस्क पैदा हो सकता है। वहीं जिनकी इनकम रेगुलर नहीं है, उनके लिए चीजें और मुश्किल हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि कभी भी आपको काम की किल्लत हो सकती है और रुपए पैसों की भारी कमी से जूझना पड़ सकता है। इसी बीच अगर आपका कोई लोन चल रहा है या किसी तरह की ईएमआई चल रही है, तो ये भी आपके फाइनेंस पर सीरियस इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए आपको अपने गोल के हिसाब से चुने गए एसेट में हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आपकी इनकम कितनी भी रही हो। किसी भी और इन्वेस्टर की तरह बच्चों की एजुकेशन, शादी या अपने रिटायरमेंट जैसे गोल को पूरा करने के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, कम खर्च करना हम बहुत सी हस्तियों से सीख सकते हैं। जैसे 1958 में वॉरेन बफेट ने $31,500 में 5 बेडरूम का घर खरीदा और तब से इससे बाहर नहीं निकले। वो एक बड़ा और अधिक महंगा घर खरीद सकते थे, लेकिन उनकी मितव्ययिता का शायद यही कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। दूसरी ओर कान्ये वेस्ट अपने पैसे का दिखावा करने से नहीं डरते। वो $20 मिलियन की हवेली में रहते हैं और एक समय पर $53 मिलियन के कर्ज के साथ उन्होंने ट्विटर पर मार्क जुकरबर्ग से $1 बिलियन के लिए पूछने का फैसला किया। 2 सुपर सफल सज्जनों के बीच अंतर, बफे ने जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया और वेस्ट ने पैसा खर्च किया जो उसके पास नहीं है। इसीलिए सच तो यह है कि बहुत सारे अमीर लोग अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते। जुकरबर्ग सचमुच एक ही बोरिंग टी शर्ट और जीन्स रोज पहनते हैं। कम सामान खरीदना वास्तव में आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है और इन्हीं वजह से ये अमीर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए हैं। हमेशा याद रखिए कि कम खर्च करने से 2 चीजें आपके पक्ष में काम करती हैं। पहली ये कि आपके पास अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग रखने के लिए अधिक धन होगा। दूसरी ये कि आप सीखेंगे कि जीवित रहने के लिए आपको वास्तव में बहुत कम सामान की आवश्यकता होती है, जिससे आपको अधिक पैसा अलग रखने में भी मदद मिलती है। टैक्स की प्रक्रिया को समझिए। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि किसी देश के विकास एवं तरक्की के लिए वहाँ की जनता जो टैक्स देती है, उसी का इस्तेमाल करके वहाँ की सरकार देश की तरक्की करती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम जो टैक्स सरकार को देते हैं, हम अगर उसमें से भी थोड़ी थोड़ी बचत करनी शुरू कर दें तो हम काफी पैसा बचा सकते हैं। इसी चीज को समझाते हुए मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब में टैक्स की इम्पोर्टेंस को भी बताया है। उन्होंने इस बारे में बताया है कि अमीर बनने के लिए टैक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको टैक्स को समझना और उससे फायदा उठाना आना चाहिए। सबको लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं और उससे फायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके काफी टैक्स बचा लेते हैं। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया है, वो लोग नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखे जाते हैं। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता है। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी बॉडी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती, और इसके लिए अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या ऐसे लोगों को जॉब में रखते हैं जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल आईक्यू के बगैर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मुश्किल होता है। अगर आप पैसे कमा भी लें तो उसे अपने पास बनाए रखने में परेशानी होगी। फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है, जिसमें पहला है अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है।
अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप जितना पैसा कमाएंगे उतनी ही बारीकी की जरूरत होगी। अकाउंटिंग आने से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। इस योग्यता से ही आप किसी कंपनी की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। ये पैसे से पैसा कमाने का विज्ञान है। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और फार्मूलों की जरूरत होती है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक पहलुओं को समझने की जरूरत होती है। साथ ही मार्केट की तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है, जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होता है। और फिर आता है द लॉ। अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल स्किल्स के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग करके आप विस्फोटक वृद्धि पा सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स, फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेसमैन के लिए संभव नहीं है। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है, फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। तो ये थे कामयाब होने के वो 4 महत्वपूर्ण स्किल्स। और अब अगले एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम खुद को कर्ज मुक्त कैसे बना सकते हैं। खुद को बनाइए कर्ज मुक्त। मैरी हंट ने अपनी एक किताब फ्री अभियान शुरू करने के लिए लिखी है। वो इस किताब के माध्यम से ऐसी बहुत सी टिप्स दे रही हैं जिनका इस्तेमाल करके एक आम इंसान अपने जीवन में पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हो सकता है। अगर बात करें इन नियमों की, तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हैं। जी हाँ, अब आप समझेंगे कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देती हैं, अगर उनके दिए गए इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हों, कुछ भी करते हों, कितना भी पैसा कमाते हों, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप 5 में से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो जरूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। दरअसल फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जब आपको कोई काम ना करना पड़े, बिना काम किए हुए आपके पास पैसे आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसा आएगा तब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, उस वक्त हम उनसे खुशियां खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छी गाड़ी और अच्छा घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। 90% लोगों को देखिए तो वो पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं। उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वो दूसरों को देकर रखते हैं। वो लोग उनका टाइम खरीदते हैं, फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे दे देते हैं जिससे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं तो फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट से ही इतने पैसे आएंगे जिनसे आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हैं। आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 5 से 10 सालों में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेगा जितना आपके पूरे महीने का खर्च होता है। लेकिन दोस्तों, कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरीज को भूल जाइए। रेस्टोरेंट में खाना खाने मत जाइए, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कीजिए, कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीज मत खरीदिए, साथ में इन्वेस्ट भी मत कीजिए। सबसे पहले लोन फ्री हो जाइए। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा कीजिए और फिर कम इंटरेस्ट वाला। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी है जब तक कि आपकी सेविंग्स $25,000 की ना हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। ध्यान रहे कि इस अमाउंट में 1 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा आपके पास रहें। तो ये तो हुई ऑथर के द्वारा बताई गई बात, लेकिन आप एक और भी काम कर सकते हैं। जॉब के साथ साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं।
आज टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है। हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बाहर जाने या ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ब्लॉगिंग करना या यूट्यूबिंग करना। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। उसके लिए आपको अपडेट होना ज़रूरी है। जो चीज़ें आज आप सीख रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आपको हमेशा सीखते रहना है। हमेशा आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपका एटीट्यूड चेंज करें, आपकी वेल्थ को चेंज करें, जहां से आपकी सेविंग हो। अपनी स्किल को ग्रो करते रहिए, साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इंक्रीज करते रहिए। बुक्स पढ़ते रहिए, पॉडकास्ट सुनते रहिए। अपनी दोस्ती उन्हीं लोगों से रखिए जिन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली है जो आप अचीव करना चाहते हैं। इस केस में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अगला कदम वो शुरू करना है जिसे राम से डेप्थ स्नोबॉल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप एक छोटा सा स्नोबॉल बनाते हैं और उसे एक पहाड़ी पर लुढ़काते हैं, तो ये अधिक बर्फ उठाएगा और इस प्रकार अधिक गति तेजी से एक विशाल और शक्तिशाली स्नो बोल्डर में विकसित होगा। इसी तरह जब आप अपना कर्ज चुकाते हैं तो आप उसी प्रभाव का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। अपने सभी ऋणों की सूची बनाएं और उन्हें सबसे छोटे से शुरू करते हुए आकार के अनुसार क्रमबद्ध करें। फिर पहले वाले का भुगतान करें। हाँ, भले ही ये आपके फोन बिल के लिए केवल $10 का बकाया हो या आपके किसी मित्र का कुछ पैसा बकाया हो, आप जितनी छोटी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रत्येक पार किया हुआ ऋण जो आपकी सूची से गायब हो जाता है आपको आत्मविश्वास देता है कि आपको अगली बड़ी चीज को लेने की आवश्यकता है, जब तक कि केवल आपका विशाल बंधक नहीं बचा है। लेकिन तब तक आपके पास एक बार और इससे छुटकारा पाने के लिए लंबा समय होगा। दोस्तों, कर्ज मुक्त जीवन जीने के लिए याद रखने वाली दूसरी बात यानी खर्च और मूल्यों को समझना ज्यादा जरूरी है। व्यक्तियों को हमेशा अधिक खर्च के समय सोचना चाहिए कि इसमें से कितना जरूरत का है और कितना खर्च नहीं करने से काम चल जाएगा। खर्चों के लिए एक बजट बनाना, क्रेडिट कार्ड खातों की जांच करना, नई आदतें विकसित करने का प्रयास करना, जैसे कि बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाना, इससे आप ज्यादा खर्च से बच सकते हैं। काम पर प्रमोशन या बोनस मिलने पर हर कोई खुश होता है। हालांकि एक बैंक खाते में अतिरिक्त नकदी रखना फायदे वाली बात नहीं है, जो हर साल 2% या 2.5% ब्याज देती है। सोलंकी कहते हैं, अतिरिक्त पैसे को निवेश करके इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। जो लोग पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं वो कर्ज चुकौती रणनीति बना सकते हैं। पहली बात यह है कि किसी भी नए कर्ज से बचना चाहिए, खासकर क्रेडिट कार्ड के कर्ज से। अगर ईएमआई का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है तो आप कुछ निवेश या गैर आय पैदा करने वाली संपत्तियों को बेचने और कर्ज चुकाने के लिए आय का उपयोग करने की योजना बना सकते हैं। लोन को मैनेज करते समय अपनी आय और आउटगोइंग की एक लिस्ट तैयार करें। निर्धारित लागतों को पूरा करके काम शुरू करें जिन्हें हर महीने जमा या बढ़ाया नहीं जा सकता है, जैसे किराया, ईएमआई, भोजन का खर्च, वाहन आदि। उपलब्ध डिस्पोजेबल आय के साथ रियलिस्टिक होना महत्वपूर्ण है। ये तय करें कि डे टू डे लिविंग के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। इसके बाद वेरिएबल खर्चों को ट्रैक करें, जैसे बाहर खाने के खर्च और ऑनलाइन खरीदारी। तो दोस्तों, कर्ज से बाहर निकलने के लिए आप या तो एक या कॉम्बिनेशन पुनर्भुगतान रणनीतियों को अपना सकते हैं। आप न्यूनतम से अधिक भुगतान कर सकते हैं या लोन स्नोबॉल विकल्प को अपना सकते हैं। अगर आपके पास सरप्लस सेविंग्स है तो आप अपने लोन को कम करने के लिए हर महीने देय न्यूनतम राशि से अधिक का भुगतान कर सकते हैं। आप निर्धारित न्यूनतम से अधिक भुगतान कर सकते हैं। आप कम से कम प्रत्येक भुगतान अवधि पर लगाए गए ब्याज को कम कर सकते हैं। इस तरह से आप राशि के अनुसार पुनर्भुगतान लिस्ट को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये विधि आपके लोन को धीरे धीरे और लगातार समाप्त करने में आपकी सहायता करेगी। अनुभवों का मेल ही है जीवन। दोस्तों, मैरी हंट ने किताब में बड़ी ही सहजता के साथ समझाया है कि जीवन में एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब आप एक बार चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं तो अपने इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप कहीं भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैरी हंट ने इसके लिए कहा है कि जीवन छोटा है। जब तक आप 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक ये आपकी सारी नकदी जमा करने के बारे में नहीं है।
आपको जीवित रहते हुए जीवन का आनंद लेने की अनुमति है। दोस्तों, आपको कभी भी ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसा है या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि मानसिक शांति की अनुभूति भी ज्यादा होगी। आपके दिमाग में टेंशन कम हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे अपने परिवार और रिश्तेदारों को पहले से ज्यादा समय दे पाएंगे। इन सब से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और आप पहले से ज्यादा सोशल हो जाएंगे। आपके दिमाग में जब टेंशन कम होगी तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो गई हों। इससे ज्यादा कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहेगा। अंतिम फाइनेंशियल फ्रीडम टिप काफी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आप मैरी हंट द्वारा बताई गई सलाह और सिफारिशों का पालन करते हैं, कर्ज से बाहर निकलते हैं और अपनी बचत को बढ़ाते हैं। ये अभी आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं हो? क्या आप इसके लिए तैयार रहेंगे? यदि आपके पास वो 9 से 5 की नौकरी है तो अपनी कंपनी से सेवानिवृत्ति योजना जोड़ने के बारे में बात करें, या ये देखने के लिए जांचें कि क्या आप पहले से ही इसके लिए कटौती कर रहे हैं। कटौती आपके खाते में आने से पहले ही निकाल ली जाती है, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप पैसे खो रहे हैं। और समय समय पर इसकी जांच करना और अपनी बचत को बढ़ता हुआ देखना बहुत अच्छा है। इसके बाद आप आपातकालीन निधि के लिए पर्याप्त धन भी बचाना चाहते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि $10,000 ठीक है, जबकि दूसरे कहते हैं कि आपके वेतन के 6 महीने। और ईमानदार होने के लिए यदि आप बहुत पैसा नहीं कमाते हैं तो वो संख्या बहुत अधिक लग सकती है। इसके लिए इसके बजाय एक ऐसे लक्ष्य के साथ शुरुआत करें जिसे आप सहन कर सकते हैं, जैसे कि पहले महीने $100, और फिर जैसे ही आप अधिक सक्रिय या निष्क्रिय आय अर्जित करना शुरू करते हैं तो अपने लक्ष्य को $500 प्रति माह से बढ़ाकर $500 द्विसाप्ताहिक और आगे करना शुरू करें। यदि आपने क्रेडिट पर अधिक खर्च किया है और एक उच्च क्रेडिट कार्ड बिल आता है तो अपने आपातकालीन निधि का उपयोग ना करें। अधिक सक्रिय आय अवसरों को लेने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप इसे तेजी से भुगतान कर सकें। कॉन्फिडेंस और लीडरशिप से चूके नहीं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर्स बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लक्ष्य मिल जाए या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत 2 लड़कों की दोस्ती से हुई थी, और वो 2 जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे और तो और उनके पास इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल ने उस समय तहलका मचा दिया था, क्योंकि उसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था अल्टेयर 8800। जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा तो वो जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में कामयाब हुए तो ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में किसी बड़े रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे। 2 महीनों तक दोनों बस इस मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज की कोड लिखने में जुट गए। उन्हें न दिन की सुध थी न रात की। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनके पास वो मशीन थी भी नहीं, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना काफी नहीं था, उसे मशीन में डालकर चेक करना भी बहुत जरूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहां मौजूद अल्टायर से मिलता जुलता PDP-10 मशीन का इस्तेमाल किया। उस वक्त अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिडेंस और कुछ अलग करने का जुनून, और उनके जीनियस माइंड के बारे में कौन नहीं जानता। कोड तैयार होने के बाद उन्होंने रॉबर्ट से कांटेक्ट किया जिन्होंने अल्टायर बनाया था।
कोड को टेस्ट करने के लिए पॉल उनके हेड ऑफिस गए और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। जब कोड को मशीन में डाला गया और मशीन ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो वहां पर काम करने वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहते थे। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड का जन्म हुआ। बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार अल्टायर के लिए नया कोड बनाकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। बिल और पॉल सिर्फ अपने आइडिया की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि हर वो चीज जो उनके काम आ सकती थी उसे आजमाने का उनमें जो अटूट विश्वास था उसने उन्हें इतना ऊपर तक पहुंचाया। वो कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से डरे नहीं। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उसके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करके नए नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स लाते रहे। कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया और इसे ही लीडरशिप। कुकू एफएम पर अब तक आपने सुनी मैरी हंट द्वारा लिखी गई 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब की ऑडियो बुक समरी। मैरी हंट ने यह बुक समरी खास उन लोगों के लिए लिखी है जो अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कर्ज में डूबा होने की वजह से वो इस राह पर चल नहीं पा रहे हैं। इस किताब में मैरी हंट ने उन गोल्डन रूल्स के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल करके कोई आम व्यक्ति भी खास बन सकता है। इस किताब में बताए गए जिन नियमों के बारे में चर्चा की गई है उन नियमों को बड़ी ही आसानी के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी भी व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होगी। किताब में ये पहला रूल है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, उसे बस खुद को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। पैसों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि धन किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो किसी भी समुदाय, धर्म, जाति का हो या फिर वो किसी भी रंग और संस्कृति का हो। हर कोई पैसे कमा सकता है। फिर मैरी हंट ने बताया है कि आपको ये पता करना होगा कि आपके लिए दौलत का अर्थ क्या है और आपको ऐसा क्या मिल जाए कि खुद को आप दौलतमंद समझने लगे। तो सबसे पहले आपको ये निश्चित करने की जरूरत है कि आखिर आपके लिए दौलत के क्या मायने हैं। बिना इसे परिभाषित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, बैंक में कितना पैसा चाहिए, आपकी परिभाषा सही है या गलत, ये आपका लक्ष्य है और ये आपका निर्णय है। अपने लाइफ टारगेट को लेकर मैरी हंट कहती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों का होना जरूरी होता है। अगर आपका लक्ष्य बिना उद्देश्य या आधे अधूरे उद्देश्य का है तो आपको भविष्य में मुश्किल होने वाली है। उद्देश्य तय करने का अर्थ यही है कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, कब से सफर शुरू करना है, कैसे करना है और कब मंजिल पानी है, कितना समय लगेगा और रास्ते में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आप उस दौलत का क्या करेंगे, उसका कहां इस्तेमाल करेंगे, ये सब तय करना होगा। कुछ सावधानी बरतने की सलाह देते हुए मैरी हंट ने बताया है कि आप क्या करने जा रहे हैं ये तब तक किसी को भी ना बताएं जब तक आपको किसी की मदद की जरूरत ना हो। इसलिए हमेशा यही प्रयास करें कि अपने लक्ष्य को आप हमेशा राज बनाकर रखें, क्योंकि आपका प्लान जानने के बाद लोग आपको निराश करने वाली बातें सुना सकते हैं। वो आपको ऐसा ना करने की भी सलाह देंगे और हो सकता है वो आपका मजाक भी उड़ाएं। वहीं आपका प्लान चोरी भी हो सकता है। इसीलिए जब तक आप सफल ना हो जाएं, किसी को अपनी योजना के बारे में ना बताएं। ये तो आपको पता होगा कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आलसी हैं, देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो अमीर बनने का रास्ता आपके लिए औरों से ज्यादा मुश्किल है। मैरी हंट ने बताया है कि ज्यादातर लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। वो मेहनत न करने के हजारों बहाने बनाते हैं और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वो लोग किसी लॉटरी टिकट खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जबकि वो चाहें तो हर महीने पैसे बचाकर अगले 10 सालों में बहुत सारे पैसे जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही मैरी हंट ने यह भी बताया है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं तो उसे बाद में करेंगे ये सोच मत रखिए, बल्कि वो काम आज ही शुरू करना है ये सोच रखिए, तभी आप धनवान बन सकेंगे।
इसके साथ साथ जीवन में पैसा बचाने की शुरुआत जल्द से जल्द कीजिए। अगर किसी ने 25 साल की उम्र से शुरुआत कर दी तो सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना का निवेश उसे 60 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए का मालिक बना देगा। इसके लिए 12% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है। अगर निवेश शुरू करने में 10 साल की देर हो जाए तो इतनी ही प्रॉपर्टी जुटाने के लिए सालाना निवेश 3.5 लाख रुपए करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 45 साल की उम्र में बचत शुरू करेंगे तो अगले 15 साल में 5 करोड़ जुटाने के लिए आपको सालाना 12 लाख रुपए का निवेश करना होगा। दोस्तों, अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी समस्या आती है आपका खर्च। अगर आप जेब से ज्यादा खर्च करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। ज्यादातर अमीर आदमी अपने खर्च को सीमित करते हैं और पैसे को बचा कर रखते हैं और उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्च का प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। दोस्तों, पैसों से पैसा कमाने का तरीका हर एक अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। इस कारण ही अमीर होने के लिए लोग अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां से उन्हें हर समय कुछ पैसा मिलता है। तो दोस्तों, जब आपको अमीर बनना है तो मेहनत के साथ खुद को कुछ नया सिखाते रहिए। आज समय के साथ हर एक चीज में कंपटीशन देखने को मिलता है और इस कंपटीशन में वही जीतता है जो रोज खुद को इस मुकाबले के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो बुक समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे।